आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। खवातीन रिजर्वेशन बिल 21वीं सदी का अहम तरीन कदम, नारी शक्ति वंदन कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी का खिताब। बंगाल से दरअंदाजों को बाहर करना जरूरी, अमित शाह का तासुर। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मग़रिबी बंगाल की इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। कांग्रेस किसी दबाव या धमकी से पीछे हटने वाली नहीं, आसाम हुकूमत और पवन खेरा तनाजे पर राहुल गांधी का अहम बयान। तमाम सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई आशा भोसले की आखिरी रसूमात। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और बॉलीवुड की कई अहम शख्सियात ने पेश किया खिराज। अमेरिकी फौज ईरानी बंदरगाहों में तमाम बहरी जहाजों की कर रही है नाकाबंदी। तेहरान पर दबाव बढ़ाना नाकाबंदी का मकसद, ट्रंप का इंकशाफ। स्टॉक मार्केट आज भी खसारे के साथ हुआ बंद। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली कमी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2023 में मुतारिफ कराए गए विमेन्स रिजर्वेशन बिल को 21वीं सदी में एक अहम कदम करार दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट में बहस से पहले मैं खवातीन से गुजारिश करता हूं कि वो इस अमल में फ़आल तौर पर शामिल हों। उन्होंने हर गांव में हर औरत के बारे में शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहस के दिनों में पार्लियामेंट में मेहमानों की गैलरी खवातीन से भरी हुई देखना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों की जानिब से इस एक्ट की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क के अज़्म की अक्कासी करती है। यह कानूनी जमहूरी ढांचे में खवातीन के लिए रिजर्वेशन की दहाइयों से महसूस की जाने वाली ज़रूरत को पूरा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि तमाम जमातों ने उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। अपोजिशन ने खासतौर पर खवातीन के रिजर्वेशन एक्ट को 2029 तक लागू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरी ढांचे में खवातीन के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत दहाइयों से महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की खवातीन ताकत ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नारी शक्ति वंदन कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने मजीद कहा कि मैं यहाँ तबलीग करने या बेदारी पैदा करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुल्क की खवातीन का आशीर्वाद हासिल करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पंचायती राज इदारे खवातीन की क़ियादत की बेहतरीन मिसालें हैं। साथियों, मैं संसद में होने वाली चर्चा से पहले देश की नारी शक्ति से भी अपील करता हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रियता बनाए रखिए। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से भी जरूर मिलिए। देश की महिलाएं अपने सांसदों से अपना पक्ष रखें, अपनी अपेक्षाएं उन्हें बताएं और जिस दिन वो सदन में आने के लिए अपने यहां से निकले तो जरा फूलमालाएं देकर के उनको विदाई भी दीजिए, ताकि जब माता बहनों के आशीर्वाद लेकर के सांसद निकलेंगे ना तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकते, ताकि ये मेरे साथ सभी सांसद साथी सही निर्णय लें, महिलाओं के हित में निर्णय लें, सहमति से निर्णय लें। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। व्यक्तिगत मेल मिलाप से, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हमें देश के इस बड़े फैसले को देश की हर महिला तक पहुंचाना है। हमें उन्हें अवेयर करना है ताकि वो इस बड़े निर्णय की ताकत को समझ सके, ताकि वो अपनी भूमिका को समझ सके
और खुलकर ये सपना देख सकें कि आने वाले कल में राज्यों से लेकर देश की संसद तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम चलाई। इसी दौरान उन्होंने टीएमसी और मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में सिर्फ एक ही रियासत है जहां सियासत तशद्दुद हो रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर आयद होती है। अमित शाह ने एसआईआर को लेकर कहा कि यह बड़ा मौजू है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, इसलिए तमाम दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालना जरूरी है। निश्चित रूप से हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पूरे देश में एकमात्र प्रांत ऐसा बचा है जहां राजनीतिक हिंसा होती और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की। मगर इस बार जनता का गुस्सा इतना यहाँ पे हुजूम देखिए, इनके गुंडे भी घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, एसआईआर बड़ा मुद्दा है ही। क्या इस देश में विदेशी नागरिक मतदाता होना चाहिए? ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। जो घुसपैठिए हैं उनको निकालना पड़ेगा और ममता बनर्जी जो बोले वो, बंगाल की जनता घुसपैठियों को निकालने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के इर्द गिर्द जारी सियासी तनाजे के दरमियान लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खेड़ा के साथ खड़ी है और किसी दबाव या धमकी में पीछे नहीं हटेगी। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब आसाम हुकूमत ने पवन खेड़ा के ट्रांजिट पेज की जमानत को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आसाम के मौजूदा वजीर आला मुल्क के बदउनवान तरीन लीडरों में से एक हैं और वो कानून से बच नहीं सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके मुखालिफिन को हरासा करना आइन के खिलाफ है। राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पवन खेड़ा के जरिए उठाए गए सवालात की तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इख्तिदार में शफाफियत और जवाबदेही जरूरी है और कांग्रेस पार्टी इस मामले में पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी है। इस माह होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में सियासी इंतशार अपने उरूज पर है। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के हवाले से अहम फैसला जारी किया है। पीर को अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जाने के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा है, उन्हें मगरबी बंगाल के आइंदा इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रियासत में जारी एसआईआर तनाज़े के दरमियान इंतखाबी सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है, जिससे फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अदालत ने कहा कि मुतल्लिका अपीलों पर हतमी फैसला आने तक ऐसे अफराद को वोट डालने की इजाज़त देना कानूनी अमल के खिलाफ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस द्विमालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत कर रही थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे अफराद को वोट देने की इजाज़त देने से निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रियासत के तकरीबन 3.4 मिलियन वोटरों के हक की रायदही खतरे में पड़ गए हैं। यह पूरा मामला रियासत में वोटर लिस्टों के जारी एसआईआर से मुताल्लिक है। जिन लोगों के नाम लिस्ट से निकाले गए उन्होंने अपील की है। लीजेंड गुलकारा आशा भोसले को हजारों लोगों ने नम आंखों से अलविदा कहा। आशा भोसले की आखिरी रस्मात आज मुंबई के शिवाजी पार्क में तमाम सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के एजाज में फूलों की चादर भेजी, जिसे महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। नायब वज़राए आला सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के काबीना वज़रा, मुंबई के मेयर रितु तावड़े, एमएनए सरबराह राज ठाकरे और दीगर ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हरिहरन शान अदाकार आमिर खान, विकी कौशल और पद्मिनी कोल्हापुरी समेत इंडस्ट्री की कई अहम शख्सियात ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। आशा भोसले के जिस्म के गिर्द लिपटा तिरंगा रस्मी तौर पर आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले के हवाले किया गया। इसके बाद बंदूक की सलामी दी गई और इसके बाद आनंद भोसले ने मंगेशकर के अहले खाना और हजारों मद्दाहों की मौजूदगी में चिता को अग्नि दी।
बॉलीवुड गलोकार शान ने आशा भोसले की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता आशा भोसले को खिराज पेश करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ और ज़िंदगी के बारे में ख्यालात हमें हमेशा मुतासिर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आशा जी की आवाज़ हमेशा उनके मद्दाहों के दिलों में गूंजती रहेगी। See, for me, she was a mother figure, and I think it's one of the last of the icons whom we have lost today. She was truly a legendary singer, and I think there'll be no other Asha Bhosle. She's inspiration for many, but she was one and only. I think we all remember her with such immense pride and love, and we'll miss. आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार का खजाना खत्म कर दिया है और हुकूमत अब दिल्ली से चलाई जाएगी। नीतीश कुमार, जिन्होंने एक हफ्ता कबल राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया था, तवक्को है कि मंगल को अपनी आखिरी काबीना की मीटिंग के फौरन बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए राजभवन का दौरा करेंगे। बिहार में बीजेपी के रहनुमाओं ने कहा है कि रियासत में पार्टी के पहले वजीर आला का नाम मंगल को मालूम हो जाएगा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इख्तियार की मुंतकिली को आसान बनाने के लिए यहां पहुंचने का इम्कान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार में जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसे अवामी एतमाद नहीं रहेगा। आरजेडी लीडर ने मजीद कहा कि अब बिहार की हुकूमत गुजरात से चलेगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 20 साल तक हुकूमत करने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार से गुर्बत को खत्म करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी न कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई कारखाना है। तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि बिहार आज जराइम में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बिहार को बीजेपी और एनडीए ने बर्बाद किया है। तो चर्चा चलने दीजिए, आप भी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहां सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात यह है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को। तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके सदर एमके स्टालिन ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम के दौरान बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर स्टालिन ने रिवायती हिकमत को मौजूदा सियासी मंजरनामे से हम आहंग करते हुए वोटर्स पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दे, ताकि रियासत को भगवा जमात के खतरे से बचाया जा सके। स्टालिन ने अपने खिताब के दौरान बीजेपी पर हिंदुस्तानी जमहूरियत को तबाह करने, अक़लियती गिरोहों को निशाना बनाने और रियासतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया। பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டோட கிராம தெய்வங்கள் வடக்கு நோக்கித்தான் உட்கார்ந்திருக்கும். ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஆபத்து எப்பவுமே வடக்கில் இருந்துதான் வரும். சரிதானே? அப்படி எதிர்வரக்கூடிய என்டிஏ என்ற ஆபத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய தேர்தல் தான் இது. இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டை காக்க நீங்கள் எல்லாம் தயாரா? சத்தமா தான் சொல்லுங்களேன். தயாரா? டெல்லிக்கு கேட்கணும் சத்தமா.
हेवी इंडस्ट्रीज की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी हनीफ कुरैशी ने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर एक बैन वजारती इजलास में कहा कि वजारत सप्लाई चेन के मसाइल के हवाले से ऑटो इंडस्ट्री के साथ राबते में है और सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दीगर सनती अंजुमनों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि गैस की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और कोई रुकावट ना हो। Was about subsidies for electric three-wheelers. I'll clarify that there are two kinds of electric three-wheelers. One is the bigger ones, which are called L5, and there is a smaller one, which is the e-rickshaw or the e-cart. So we have seen the worldwide that subsidies reduce when the penetration of vehicles reaches more than say 20 to 30%. That means the industry is capable enough to go on its own. In case of the bigger three-wheelers, which are the L5, in India, about 33% of the sales of new vehicles are electric now. And therefore, the subsidies were stopped last year, which is 26 December 2025, the subsidies were stopped. However, for the smaller ones, which are the e-rickshaws and e-carts, that scheme was 2 years and it was ending on 31st March 2026. That has been extended by another 2 years and there are sufficient funds for it. The second question was about the electric two-wheelers. Under the PM E-Drive scheme, subsidy for electric two-wheelers was to last till 31st March. Now that has been extended by another 4 months till 31st July. So the subsidies will continue till 31st July 2026. The next question was about LPG supply to the component manufacturers. So I'll clarify that LPG is used in the component manufacturing industry. ईरान ने कहा है कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ अच्छे राबते में है ताकि आबनाए हुर्मुज के जरिए हिंदुस्तानी जहाज़ों के महफूज रास्ते को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली ने कहा है कि तेहरान नई दिल्ली के साथ मिलकर समंदरी नकलो हरकत को आसान बनाने और जारी बहरान के दौरान मदद फराहम करने के लिए काम कर रहा है। रियासत-ए मुत्तहिदा और इसराइल के दरमियान तनाज़ा जो इस साल के शुरू में शुरू हुआ था, पहले ही अहम रास्ते से गुजरने वाली ट्रैफिक को मुतासिर कर चुका है, जो कि हिंदुस्तान के खाम दरामदात का तकरीबन 40% हिस्सा है। फ़तेह अली ने इस बात का इआदा किया है कि हिंदुस्तान और ईरान के मुश्तरिका मफादात और मुश्तरिका किस्मत का हिस्सा है। इन्होंने बेयकीनी की बढ़ती हुई सूरत हाल के वक्त हम आहंगी की अहमियत पर भी जोर दिया है। If they charge anything up to now or not. I said to you that our high-ranking officials believe that we, as Iran and India, have a common interest, and God willing, we have a good relation in the future. And now, in these difficult times, we have a good relation. And I said to you that mentioned that Prime Minister, His Excellency Prime Minister Modi, 2 times talked with Mr. Pezeshkian. We believe that Iran and India common interest. And अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुज़ाकिरात के नाकाम होने के बाद एक अहम बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी नाफिज कर रही है। ट्रंप ने कहा कि इस अक़दाम का हदफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी का मकसद तेहरान पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन ये आबनाए हरमुज के जरिए गैर ईरानी जहाज रानी की इजाज़त देता है। इन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी बहरिया और सेंट्रल कमांड खलीज फारस और खलीज ओमान से ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या जाने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बना रही है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकिरात हुए हैं। ताहम ये मुज़ाकिरात किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गए। इस सिलसिले में हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि हमें उन मुज़ाकिरात पर शक था क्योंकि अमेरिकी इंतज़ामिया इसमें संजीदा नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें इस पर पहले से ही शक था क्योंकि अमेरिका की नीयत ठीक नहीं थी। ईरान ने खबरदार किया कि अगर इसकी अपनी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो खलीज फारस या बहरे ओमान की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। Actually, from the beginning,
we had doubt about this negotiation because we are sure that the American administration are not serious for negotiation. They wanted to buy time, they wanted to refresh themselves, but we wanted to show to the world that we are not the people of war, we are not the people of criticizing and struggling, we are the people of the peace. So we accepted negotiation, and finally we couldn't reach to the conclusion due to unlimited demand of United States of America. Actually, as you know, we didn't start this war, we didn't initiate this war, and we are not initiator of the war. पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकिरात 21 घंटों के बाद बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए। इस बातचीत के दौरान खासतौर पर ईरान की जौहरी अफसुदगी और आबनाए हरमुज़ पर खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। और इसी दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि अमेरिका और ईरान को जंगबंदी के अपने अज़्म को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक़ैन को चाहिए कि वो मुस्बत अंदाज में बातचीत के सिलसिले को जारी रखे। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान अपना रोल बरकरार रखेगा। That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली अफवाज ने जनूबी लबनान में फौजियों के दौरे के दौरान हिजबुल्लाह की अस्करियत पसंदों के हमले के खतरे को खत्म कर दिया है। उनका यह दौरा लबनान, इसराइल और अमेरिका के हुक्काम के वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकिरात से 2 रोज़ कबल हुआ। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर की तरफ से जारी की गई एक वीडियो में कहा कि लबनान में सिक्योरिटी जोन समेत जंग जारी है। इस वीडियो में इसराइली वज़ीर आज़म को फ्लैग जैकेट पहने और नकाबपोश फौजियों से घिरे हुए दिखाया गया। הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת... यूरोपीय यूनियन के सदर ने ईरान जंग के जबरदस्त असरात की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरान जंग के बाद ईंधन की दरामदात में 22 बिलियन यूरो से ज्यादा का इजाफा हुआ। यूरोपीय कमीशन के सदर अरसलवान ने कहा है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय मईशत पर एक जबरदस्त असर पड़ा। उन्होंने कहा कि जियोशम ईंधन की दरामदी बिल में सिर्फ 44 दिनों में 22 बिलियन यूरो का इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि तमाम असरात मईशत के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ एक गैर मामूली बात करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका में पैदा होने वाले कैथोलिक चर्च के आलमी रहनुमा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो एक बहुत ही आज़ाद ख्याल शख्स हैं। उन्होंने पोप को यह भी मशवरा दिया कि वो बुनियाद परस्त बाएं बाजू की हिमायत बंद करें। फ्लोरिडा से वाशिंगटन वापस जाते हुए ट्रंप ने लियो पर सख्त तनकीद करते हुए एक तवील सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं पोप लियो का प्रस्तार नहीं हूं। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पीर को तकरीबन 1% की कमी पर खत्म हुए, क्योंकि इतवार को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात के खात्मे ने मगरबी एशिया में तवील तनाज़े के खदशात को जन्म दिया और खाम तेल की कीमतों को तेजी से बुलंद कर दिया। दोनों ममालिक 21 घंटे की बातचीत के बाद भी अमन मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे, जिससे 2 हफ्ते की नाजुक जंग बंदी पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। बातचीत के बाद दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। आलमी तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 7.73% इजाफे के साथ $102.6 फी बैरल पर बंद हुआ। 30 हिस्स वाला BSE सेंसेक्स 702 पॉइंट्स गिरकर 76,847 पर बंद हुआ, जबकि 50 हिस्स वाला NSE निफ्टी तकरीबन 208 पॉइंट्स गिरकर 23,842 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पिक से मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, एंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, जबकि ICICI बैंक, NTPC और एक्सिस बैंक फायदा उठाने वाले थे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।